हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है वांडर वाल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात अंतराणविक बलों को प्रभावित करने वाले कारक। जो कल हमने पोर्शन पढ़ा था वांडर वाल बल, उसी के आगे ये पोर्शन हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। तो वांडर वाल जो बल होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक का अर्थ है कि वे फैक्टर्स जो उनको बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहला है ध्रुवित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्रुवित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अर्थ है पोलराइज होने वाले इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन पोलराइज कैसे होंगे तो वो डिपेंड करेगा जो हमारा एटम रहेगा उसके साइज पर। कहने का अर्थ है मान लो हमारा एटम इतने साइज का है और तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, इसका ये छोटा सा होगा और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इस न्यूक्लियस से बंधे रहेंगे। लेकिन हमारे एटम का साइज यदि इतना बड़ा हो गया अर्थात परमाणु का साइज, तो क्या होगा, न्यूक्लियस अर्थात नाभिक यहाँ पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन इतना दूर पे। कहने का अर्थ है कि जब साइज बड़ा हो जाएगा तो इस न्यूक्लियस का पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा तो क्या होगा, चूंकि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इससे बंधा रहेगा। अब इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जब परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा तो इसके बगल में कोई एक और परमाणु आ जाए ऐसा, या फिर कोई मान लो चार्ज ही आ जाता है प्लस या माइनस चार्ज वाला, इस तरीके से, तो होगा क्या, ये प्लस चार्ज वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्यों खींचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि परमाणु का साइज बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से बहुत दूर चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके बगल में कोई मान लो धन आवेश वाला अर्थात धन आयन वाला कोई भी एटम आता है तो वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होगा, जिससे इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, अर्थात ये उसकी ओर खींचा चला जाएगा। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, डेल निगेटिव, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से डाइपोल उत्पन्न हो जाएगा। पोलर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोलराइजेबिलिटी अर्थात ध्रुवता इलेक्ट्रॉन का। तो कुल मिला के ये है कि परमाणु का साइज जितना अधिक हो जाएगा उसमें ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उतनी ही अधिक रहेगी। क्यों, क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण इसके बगल में कोई भी जब आयन आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यदि धन आयन आता है तो आकर्षित हो जाएगा, और ऋण आयन यदि आता है तो ये क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी ओर भाग जाएगा, अर्थात ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, ये जो ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निर्भर करता है वांडर वाल बल के साथ ऐसे, अर्थात एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिसमें ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी किसी भी एटम या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल में, तो वहाँ वांडर वाल फोर्स या वांडर वाल बल अधिक हो जाएगी। अब ये चूंकि डिपेंड करता है साइज पे, तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या हमको क्या बताता है, साइज। जैसे यहाँ पे त्रिज्या इतनी छोटी और यहाँ पे त्रिज्या इतनी बड़ी, तो इससे हमको पता चलेगा साइज, अर्थात त्रिज्या मैं बढ़ा दूँ तो ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, वांडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बीपी लिखा हूँ, इसका अर्थ है बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक, और क्वथनांक वह बिंदु होता है जिसपे कोई भी जो द्रव रहता है अर्थात कोई भी लिक्विड फॉर्म का मटेरियल रहता है वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है, वो उबलने लगता है। तो हम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्यों लिखे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिटरमाइन करते हैं वांडर वाल बल के द्वारा। अर्थात यदि हमको वांडर वाल बल की तीव्रता पता चल जाती है कि किस परमाणु में कितना वांडर वाल बल है, अर्थात हम किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल को देख के पता कर पाएंगे कि वांडर वाल बल उसमें कम है या ज़्यादा है। वो किसके आधार पर हम पता करेंगे, हम पता करेंगे उसके साइज पे कि परमाणु हमारा कितना बड़ा है और साथ में उसका अणु द्रव्यमान, या फिर दूसरे तरीके से उसको वो बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। तो इन दोनों के आधार पे हम किसी परमाणु का साइज और उसका वजन पता कर पाएंगे, और उसी के आधार पे हम वांडर वाल कैलकुलेट कर पाएंगे। और वांडर वाल का मान जब भी अधिक हो जाएगा वांडर वाल फोर्स का, तो जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अर्थात क्वथनांक वो हमेशा अधिक हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि किसी भी यौगिक का या फिर किसी भी अणु का या फिर किसी भी परमाणु का बॉइलिंग पॉइंट का मान अर्थात क्वथनांक का मान अधिक होता है, इसका अर्थ रहता है कि उसमें वांडर वाल फोर्स है वो भी अधिक होता है। लेकिन ये कुछ केस में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमारा शून्य समूह का तत्व हो गया इनर्ट गैस, क्योंकि वांडर वाल फोर्स किसके लिए बनाया गया है, एक तो नॉन पोलर अणुओं के लिए अर्थात अध्रुवी के लिए, और दूसरा जिसमें जो शून्य समूह के तत्व हैं उनके लिए, अर्थात जो किसी से क्रिया नहीं करते, तो स्पेशली उन्हीं चीज़ों को इससे डिफाइन करते हैं। साथ में इसका सबसे ज़्यादा महत्व हमको कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। जब हम वहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी के आधार पर हम वहाँ डिफाइन करेंगे कोई भी जो हमारा कार्बनिक यौगिक है वो पोलर रहेगा कि नॉन पोलर रहेगा, और उसमें वो द्रव अवस्था में रहेगा या फिर ठोस अवस्था में रहेगा। क्योंकि वांडर वाल फोर्स जितना अधिक होगा पदार्थ ठोस बन जाएगा, और वांडर वाल फोर्स का मान जितना कम होगा पदार्थ हो जाएगा द्रव अवस्था में। तो इसमें याद ये रखना है कि आपको वांडर वाल फोर्स नॉन पोलर के लिए अर्थात अध्रुवी के लिए, और जो शून्य समूह के यौगिक होते हैं उनके लिए, और साथ में जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उसमें स्पेशली एल्केन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला पॉइंट तो समझ गए होंगे। अर्थात ये कुल मिला के परमाणु का साइज अर्थात या फिर मॉलिक्यूल के साइज पर निर्भर करेगा। परमाणु का साइज जितना अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ध्रुवित इलेक्ट्रॉन पोलराइज होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वांडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वांडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा अर्थात आकर्षण बहुत तेज हो जाएगा। आकर्षण तेज हो जाएगा तो अब उसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे क्या है, जो बंद रहेगा वो कमजोर होने में समय लगेगा। कमजोर होने में समय लगेगा, इसका अर्थ है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अर्थात जो जिस बिंदु पे कोई भी द्रव उबलता है वह बढ़ जाएगा।
ठीक। तो ये चीज़ें तो समझ लिया होगा आपने कि साइज बढ़ने पे कैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और कैसे इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक तो बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक की तुलना करिए या फिर किसमें वान डेर वाल फोर्स अधिक है, इस तरीके से। तो शून्य समूह का तो हम स्पेशली वान डेर वाल फोर्स के द्वारा ही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये शून्य समूह के तत्व हैं अपने जो 18वें समूह या फिर नोबेल गैस फैमिली भी बोलते हैं इसको, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। लास्ट में रेडान होता है, वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है अर्थात उसमें अल्फा बीटा गामा किरण निकलते हैं, तो उसको हमने छोड़ दिया है। तो इसमें यदि हम देखें बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक बिंदु की, तो इसका क्रम ऐसा होता है इस तरीके से। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हीलियम है इसका साइज छोटा रहता है और हम वास्तव में ऊपर से नीचे चल रहे हैं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, तो उस हिसाब से जो जेनान तक पहुँचते पहुँचते साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन इस किनारे में है और यहाँ इलेक्ट्रॉन इतने दूर में है। अब इतने दूर में है तो ये आसानी से किसी भी धन आयन या ऋण धन आयन की ओर आकर्षित हो जाएगा और ऋण आयन की ओर क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो इसकी ध्रुवता अर्थात पोलरिटी बढ़ जाएगी और इसमें क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका क्रम ऐसा बनेगा। अर्थात जो हीलियम रहेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी और वान डेर वाल फोर्स इसी में सबसे कम रहेगा। और वान डेर वाल फोर्स यदि हम बात करें तो जो जेनान रहेगा उसमें सबसे अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल है अर्थात ध्रुवता वो उत्पन्न हो जाएगी आसानी से बड़े साइज के कारण। इस कारण यहाँ बंध भी बहुत मजबूत बनेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, बहुत अधिक रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि कैसे ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर वान डेर वाल बल निर्भर करता है। ध्रुवित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल मिला के परमाणु के आकार पर निर्भर करेगा। जितना आकार बढ़ जाएगा अर्थात त्रिज्या बढ़ेगी उतनी उसमें ध्रुवित इलेक्ट्रॉन और वान डेर वाल फोर्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये चीज़ याद रखें। सेकेंड है मोलर द्रव्यमान या मोलर मास या फिर अणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोलर द्रव्यमान मतलब हम एक मोल की बात कर रहे हैं। एक मोल कोई भी अणु रहेगा उसका वजन, और अणु द्रव्यमान का अर्थ है कि एक मोल से हम सिर्फ एक पार्ट निकाल रहे हैं। तो इसका यूनिट AMU में हम लिखते थे। इसको हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, इसको हमने पहले यूनिट में पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट वाले में, तो वहाँ से उसको आप समझ सकते हैं। और इसका जो मोलर रहता है इसका यूनिट हम हमेशा ग्राम में लिखते हैं। ठीक, ये इसकी पहचान है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं मान लो CO2 लिखा तो इसका अणु द्रव्यमान होगा 44, लेकिन मैं साथ में लिखूंगा AMU अर्थात ये चीज़ मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन मैं इसी का मोलर द्रव्यमान निकालूं तो देखिए ये 12 और ये 16 दूनी 32, तो ये भी 44 ही आएगा, लेकिन मैं साथ में क्या लिखूंगा, ग्राम। तो ये मोलर हो गया और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो यहाँ हम दोनों को एक ही चीज़ लेके चल रहे हैं क्योंकि जो मान इसका यदि इसका मान अधिक आएगा तो इसका भी मान अधिक आएगा। इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमको डाटा पे। यहाँ दोनों एक ही जैसे निर्भर करेंगे इस वजह से। अब देखिए कोई भी पदार्थ का जो अणु द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं वो निर्भर करता है वान डेर वाल बल से ऐसे, अर्थात इनके बीच में समानुपातिक संबंध है। कहने का अर्थ यह बोल सकते हैं कि किसी भी जो अणु होता है उसका वजन अर्थात उसका द्रव्यमान जब बढ़ जाएगा तो इसका अर्थ है कि वान डेर वाल फोर्स का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वान डेर वाल फोर्स का मान बढ़ जाएगा तो वो ऐसे होगा, अणु द्रव्यमान बढ़ा, वान डेर वाल फोर्स का मान बढ़ा, और इससे क्या होगा, जो भी पदार्थ रहेगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक जो रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे होता था वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। स्पेशली वान डेर वाल फोर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने में किसका, वान डेर वाल फोर्स का। तो संबंधित क्वेश्चन कैसे करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की तुलना करिए फिर वान डेर वाल जो फोर्स है उसकी प्रबलता की तुलना करें। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो द्रव के केस में है, ठोस जब रहेगा तो यही चीज़ मेल्टिंग पॉइंट बन जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक बिंदु, वह बिंदु जिस पर कोई भी जो ठोस रहता है वो गलना स्टार्ट कर देता है जब गर्म करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन है उसको हम वान डेर वाल फोर्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अणु है इनके, और ये सब क्या है, नॉन पोलर है। हमने पढ़ा है नॉन पोलर अर्थात अध्रुवी। क्यों अध्रुवी, एक ही जैसे परमाणु आपस में जुड़कर अणु बने, अर्थात एक सेम एटम है और मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, इस कारण ये नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि सभी का ताकत क्या रहेगा, दोनों फ्लोरीन के एक बराबर, दोनों क्लोरीन के एक बराबर, इन दोनों को भी एक जैसे ताकत है, इसलिए इस पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। अब इनका क्रम देखें तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मोलर मास अधिक, इसका अर्थ है कि वान डेर वाल फोर्स भी अधिक है। मोलर मास इसमें देखिए फ्लोरीन का यदि द्रव्यमान बात करें तो फ्लोरीन का एक फ्लोरीन का होता है 19 के आसपास, अर्थात 19 होता है, तो 2 फ्लोरीन कितना हो गया, 19 दूनी 38, चूंकि मोलर मास ले रहे हैं तो 38 ग्राम हो जाएगा। क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का ले लेंगे तो 71 हो जाएगा। ठीक है, वैसी ब्रोमीन का अधिक और आयोडीन का और भी अधिक। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे अधिक होगा आयोडीन का और इसका क्रम इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, और यदि अवस्था की इनकी बात करें तो जो फ्लोरीन रहता है, ये फ्लोरीन होता है गैस अवस्था में, ये भी होता है गैस अवस्था में, ये होता है द्रव अवस्था में और ये होता है ठोस अवस्था में। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो द्रव्यमान अधिक था इसका, अब द्रव्यमान अधिक था और साथ में क्या था, हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया। अब साइज बड़ा हो गया तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से दूर जाएगा,
वो नाभिक से दूर जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आसानी से चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात इसमें पोलरता आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी, अर्थात डाइपोल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो डाइपोल आसानी से बनेगा, इस कारण ये क्या है, बंध का निर्माण आसानी से करेगा, अर्थात जो वान डेर वाल फोर्स है वो आसानी से इसमें बन जाएगा। चूँकि साइज बड़ा तो बंध भी बहुत अच्छा बनेगा और मजबूत बनेगा, इस कारण ये मजबूत अंतराणविक बल बनेगा, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ठोस, और इसकी अपेक्षा इसका साइज कम होता है तो इसमें कमजोर फोर्स बनेगा, और इससे भी साइज इसका कम होता है और इससे भी और कम होता है। इसलिए क्या है, इनके जो अणु रहेंगे वो दूर दूर रहेंगे, चूंकि इनके साइज छोटे होते हैं इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को क्या है, हम ध्रुवित नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दूसरे से ये ऐसे रिलेट भी इनको करके हम पढ़ सकते हैं। तो ये इसका क्रम है, ये याद रखें। अधिक क्यों हुआ, तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था या फिर मोलर मास भी बोल सकते हैं, वो क्या है, अधिक है, और इसका क्या है, कम है, अर्थात इसका 19 दूनी 38 होगा और इसका कितना होगा, 71, और अर्थात इनका जो परमाणु द्रव्यमान था उसको हम मल्टीप्लाई कर करके निकाल रहे हैं इसको। तो इसका अणु भार अर्थात अणु द्रव्यमान बहुत अधिक होगा इसलिए ठोस, इसका कम होगा इसलिए ये गैस। इसकी यदि हम तुलना करें तो इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं हम। देखिए ये तो हाइड्रोजन है सिंपल सा, ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप अर्थात उसका समस्थानिक, और इसका सूत्र यदि हम लिखें तो ये ऐसे होता है 1H1, ये होता है 1H2 और ये होता है 1H3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो अब इसमें हमको द्रव्यमान दिखने लगा, देखिए 1 इसका, इसका 2, इसका 3, और तीनों के क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए क्या है, आइसोटॉप है एक दूसरे के। अब हम द्रव्यमान के आधार पर इनको डिफाइन करें तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा, इसका। क्यों, क्योंकि इसमें 3 है और इसका 2 है और इसका 1 है। अब द्रव्यमान चूंकि इसका अधिक होगा, किसका, ट्राइटियम का, तो इस कारण इसमें जो क्या है, वान डेर वाल फोर्स है वो क्या होगा, वो भी अधिक होगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए इसमें ये तीसरा का तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, इस कारण क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे ही जैसे इसमें होता था, इसका वजन अधिक अर्थात अणु भार अधिक, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक, उसी प्रकार इनका भी क्रमशः। ठीक है, इसका कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, उनकी अपेक्षा कम होगा। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका और एप्लीकेशन, अर्थात ए और बी के बाद 2-3 और पढ़ेंगे, और साथ में जो दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा एक और पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इसको प्रभावित करता है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। 14वां समूह का हाइड्राइड, 14वां समूह में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस। ठीक है, तो हाइड्राइड का अर्थ है कि जो 14वां समूह के ये तत्व होते हैं अर्थात एलिमेंट होते हैं, जब हाइड्रोजन से क्रिया कर ले तब उसको हाइड्राइड बोलेंगे। चाहे कोई भी तत्व रहे, जब हाइड्रोजन से क्रिया करके जो भी यौगिक बनाए उसको बोलते हैं हाइड्राइड। जैसे ये सब भी हाइड्राइड है और 16वें समूह के ये भी हाइड्राइड है। अब 14वें समूह के हाइड्राइड की यदि बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ये किस पे निर्भर करेगा, देखिए वान डेर वाल फोर्स पे निर्भर करेगा, अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक, और ये किस पे निर्भर करेगा, मोलर मास। अर्थात हम इसमें अणु द्रव्यमान, अणु भार निकालें तो सामान्य सी बात है, कार्बन का 12 होता है और इधर सिलिकॉन पहुंच गए हम लोग, ये 28 के करीब होगा। ठीक है, अर्थात हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु भार क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो सबसे कम इसका होगा और सबसे अधिक ये वाले होगा। अर्थात हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इस तरीके से क्रम बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया और इसका भार भी बड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए जो क्या रहेगा, इसका जो वान डेर वाल फोर्स है वो सबसे अधिक रहेगा, और इधर जो CH4 रहेगा इसमें क्या रहेगा, वान डेर वाल फोर्स सबसे कम। और बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम ये है, अर्थात सबसे कम क्वथनांक इसका और सबसे अधिक क्वथनांक इसका। अब यदि 15वें समूह के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें अपवाद देखने को मिलता है। अब अपवाद देखने को कैसे मिलता है, होना क्या चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका अणु द्रव्यमान अधिक और इसका अणु द्रव्यमान कम, अर्थात वान डेर वाल फोर्स सबसे अधिक इसमें और सबसे कम इसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अमोनिया रहता है इस पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध कहाँ पाया जाता है, हमेशा हाइड्रोजन बंध जब हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, इन चार में से किसी के साथ भी जुड़ जाता है तब उसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, अर्थात इनके अणुओं के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखें, अमोनिया के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। इस कारण क्या होता है, ये बंध थोड़ा सा मजबूत बन जाता है तो इसका क्रम बिगड़ जाता है। क्रम इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब ये क्रम ऐसा ना हो करके इस तरीके से हो जाता है। ये हो गया फास्फीन और इधर AS आर्सेनिक हाइड्राइड ऐसे, और इसके सामने हो जाता है NH3 और इससे भी सामने HbH3। अब एंटीमनी हाइड्राइड, Hb का अर्थ होता है एंटीमनी। ये अधिक क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर अर्थात मोलर मास क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए ये उस नियम के अनुसार अधिक रहता है। लेकिन ये वाला अपवाद दिखाता है हाइड्रोजन बंध के कारण, इसके पीछे रहता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अमोनिया जो है ये कम अणु भार होने के कारण बाद भी हाइड्रोजन बंध के कारण इसका क्रम यहाँ हो जाता है। तो ये याद रखें, इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बाद इसका और इसके बाद इसका, अर्थात इसमें क्या हो गया, वान डेर वाल फोर्स
कम होने के बजाय क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16वां समूह। 16वें समूह के हाइड्राइड की यदि हम बात करें तो इसका क्रम ऐसा होना चाहिए, अर्थात इसका यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखें क्वथनांक तो सबसे अधिक इसका होना चाहिए, क्योंकि ये टेलुरियम है, ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं तो आकार भी बड़ा हो रहा है और क्या हो, इसका भार भी बड़ा होते जाएगा। ऑक्सीजन इसका होता है 16, इसका 32 हो जाता है, सल्फर का 16, अर्थात इसका जो परमाणु भार है अर्थात एटॉमिक मास है वो 16 होता है, इसका होता है 32, अर्थात हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ये क्रमशः बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से सबसे अधिक इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी अपवाद देखने को मिलता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे है, इसमें देखिए ये जो H2O है इसमें हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया है, ऑक्सीजन के साथ। और मैं बताया हाइड्रोजन जब अपने से अधिक विद्युत ऋणी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, चारों में से किसी के साथ भी जुड़ेगा, वहाँ हाइड्रोजन बंद होगा इनके अणुओं के बीच में। ठीक है, अर्थात ये इन जो वाटर के अणु रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बंद बनेगा। इस कारण क्या होगा, इसका क्रम बदल जाएगा। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि यह क्रम जो होता है वो ऐसा हो जाता है इस तरीके से, अर्थात जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक हो जाता है ऐसे। ठीक, तो ये क्रम याद रखें, H2S इसके पीछे हो जाता है और वाटर का सबसे अधिक हो जाता है। रहने के लिए जो टेलुरियम है इसका भार अधिक होता है, अर्थात परमाणु भार, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बंद के कारण ये सामने चला गया। तो ये अपवाद वाले केसेस याद रखें, इसको नोट करिए। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सतह का क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया। जो वांडर वाल फोर्स है वो मॉलिक्यूलर वेट और साथ में इसके पहले जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ध्रुवता वाला कि साइज पे भी निर्भर करेगा। तो तीसरा हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि सतह का क्षेत्रफल अर्थात कोई भी परमाणु के साइज के अलावा वो कितना जगह उपलब्ध कराता है सामने अभिक्रिया करने के लिए किसी भी परमाणु या अणु को, तो उस सतह के क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा क्या, वांडर वाल फोर्स। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। हम लास्ट फैक्टर देख रहे हैं वांडर वाल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक में। इसमें थर्ड है सतह का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। जितना अधिक होगा वांडर वाल फोर्स का मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात सतह क्षेत्रफल अधिक, वांडर वाल फोर्स का मान अधिक और बॉइलिंग पॉइंट का मान अधिक। सतह क्षेत्रफल का अर्थ है कि किसी भी अणु में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं और उसका एरिया कितना बड़ा बनता है जब उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन अर्थात उदाहरण लिया कि बॉइलिंग पॉइंट की इनकी तुलना करिए, या फिर बोल सकता है वांडर वाल फोर्स की तुलना करें कि प्रबलता बताएं कि इसमें वांडर वाल फोर्स अधिक होगा। तो देखिए ये H2 है और ये हीलियम है। हीलियम शून्य समूह का किसी से क्रिया नहीं करता। इसका परमाणु भार देखें तो इसका होता है 4 और इसका 1 होता है, चूंकि 2 है तो इसकी होगी 2। अब यदि हम मोलर मास के हिसाब से देखें तो इसका मोलर मास अधिक है, अर्थात एक प्रकार से अणु भार इसका अधिक है और इसका क्या है, कम है। अणु भार नहीं बोलेंगे क्योंकि अब सिंगल परमाणु है, क्योंकि शून्य समूह के किसी अणु बनाते नहीं है, वो सब एटम ही रहते हैं। तो इसका यदि हम द्रव्यमान देखें तो ये कितना होता है, 4 होता है और इसका कितना होता है, 1 है, चूंकि 2 है तो टोटल 2 होगा। अर्थात अणु द्रव्यमान यदि मैं देखूं, अणु द्रव्यमान तो इसका अधिक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यदि मैं देखूं H2 और हीलियम में तो इसका अधिक होगा, अर्थात ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है। और बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम है वही किसका, वांडर वाल फोर्स का भी क्रम होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हीलियम को, हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ और ये हीलियम है, अर्थात इसका साइज ऐसा है। अब ये 2 जुड़ गए ऐसे और ऐसे, तो 2 जुड़ गए तो इतना बड़ा एरिया बना और ये इतना बड़ा एरिया बना। तो क्षेत्रफल किसका बड़ा हुआ, इसका, और क्षेत्रफल किसका कम हुआ, इसका। तो देखिए क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो गिने चुने हैं और प्रभावित करने वाले कारक ने जो एग्जाम्पल बताया गया उतने ही उसके एग्जाम्पल है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं आता, तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब भी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट की तुलना करें। देखिए सारे एक ही कंपाउंड है, अर्थात सभी एक दूसरे के आइसोमर हैं, जिसको समावयी कहते हैं, जिसको हम कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमर है ये, आइसोमर जिसको बोलते हैं समावयवी। समावयवी का अर्थ होता है वे यौगिक जिनके क्या होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, और सभी का सूत्र ये है C5H12। देखिए इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12 है, 3 2 5 2 7 2 9 और ये 3 12। इसमें भी वैसी है 12 और यहाँ भी वैसी है, 3 2 6 3 3 और 3 4 12। इसका नाम है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन 5 कार्बन है। इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन ऐसे और दूसरे नंबर पे मेथिल है, इसलिए इसका नाम है देखिए 1 2 3 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन है सीधे एक सीरीज में, इसलिए इसका नामकरण का तरीका मैं कार्बनिक रसायन में सिखाऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे हमको ये समझना है कि सरफेस एरिया हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा
इसमें देखिए सरफेस एरिया यदि हम इसका देखें तो इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं अपने समझने के लिए, तो इतना बड़ा बनेगा। इसको यदि हम देखें सरफेस एरिया तो ये देखिए ऐसा बना इस तरीके से। इसमें सरफेस एरिया हम देखें तो ऐसे बनता है। कहने का अर्थ है कि लंबा है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, और ये क्या है, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इधर फैल रहा है, अब ये और भी छोटा हो गया, अर्थात ये धीरे धीरे गोल बनते जा रहा है। तो सरफेस एरिया एक हिसाब से हम देखें तो सरफेस एरिया अर्थात सतह क्षेत्रफल इसमें सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि ये रेखी है और ये धीरे धीरे वही स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ऐसा बन गया, उसके बाद ऐसा गोल टाइप का बनना स्टार्ट हो गया, अर्थात उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसको मैं नंबरिंग दे दूँ, पहला, इसको नंबरिंग दूँ दूसरा, और इसको नंबरिंग दूँ तीसरा, और तीनों में यदि मैं बाइलिंग पॉइंट देखूँ तो सरफेस एरिया तो इसका अधिक है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, इसका अधिक। क्यों? क्योंकि ये लंबा है और चौड़ा भी है, और ये धीरे धीरे गोला होते जा रहा है, मतलब मुड़ते जा रहा है, और ऐसा ये फाइनली चार कोण वाला हो गया, चौकोर जैसे हो गया। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो सरफेस एरिया इसका अधिक है, तो बाइलिंग पॉइंट का क्रम ये है हमारा, ये दूसरा, और इसके पीछे ये तीसरा वाला, ठीक है। अर्थात सरफेस एरिया अधिक तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक, और बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से अधिक, वान डेर वाल फोर्स की वजह से अधिक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक में देखेंगे गैस के नियम, और जिसमें बायल के नियम पढ़ेंगे और चार्ल्स के नियम पढ़ेंगे। थैंक यू।